नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक की जिसका नाम है न्यूक्लिक अम्ल यानी कि न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल सबसे पहले होता क्या है, ये एक जटिल अणु होता है जो सभी सजीव कोशिकाओं में पाया जाता है। ये दो प्रकार का होता है, पहला होता है कह सकते हैं डीएनए, दूसरा होता है आरएनए। ठीक है, तो न्यूक्लिक अम्ल कुछ अलग से कोई अलग टॉपिक नहीं है, एक डीएनए आरएनए ही है, लेकिन हम लोग इसको अलग से पढ़ते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा कि डीएनए न्यूक्लिक अम्ल होता क्या है, आप लोग बताएंगे डीएनए तथा आरएनए। अब अगर बात करते हैं इसकी खोज की, तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज एक वैज्ञानिक ने की थी जिसका नाम था फ्रेडरिक मिक्सचर। फ्रेडरिक मिक्सचर ने न्यूक्लिक अम्ल की खोज की, लेकिन उन्होंने उस टाइम पे न्यूक्लिक अम्ल शब्द नहीं दिया था, इन्होंने इसको नाम दे दिया न्यूक्लीन। ठीक है, इसके बाद न्यूक्लिक अम्ल होता क्या है, एक जटिल अणु है, जटिल अणु है और ये मिल के बना होता है अनेकों न्यूक्लियोटाइड से। जैसे एक माला होती है, माला में एक धागा होता है, कई सारे दाने होते हैं छोटे छोटे, तो इनमें से जो एक दाना है वो कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड्स, और जो पूरी माला है उसको हम लोग बोलेंगे, कह सकते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, तो याद रखिएगा न्यूक्लिक अम्ल एक जटिल अणु है जो कई सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। अभी आपके मन में ये क्वेश्चन उठेगा कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, तो अभी इसके बारे में आपको पता लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर बात करते हैं न्यूक्लिक अम्ल शब्द किसने दिया था, तो एक वैज्ञानिक ने जिसका नाम था अल्टमान। अल्टमान ने न्यूक्लिक अम्ल टर्म को, वर्ड को कह सकते हैं दिया। अब दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि न्यूक्लियोटाइड होता क्या है। ये थोड़ा सा अजीब शब्द आ रहा है, लेकिन ठीक है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। देखिए दोस्तों, न्यूक्लियोटाइड 3 प्रमुख भागों से मिलकर बना होता है। पहला होता है शर्करा, दूसरा होता है फॉस्फेट और तीसरा होता है नाइट्रोजनस क्षार। न्यूक्लियोटाइड के 3 प्रमुख भाग होते हैं, शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, यही 3 भाग मिलके एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। अब आपसे पूछेगा न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो अभी आपको बताया मैंने कि ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। डीएनए का मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभी आपने जाना कि जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो कई सारे हज़ारों लाखों न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। अब कोई आपसे पूछेगा कि न्यूक्लियोटाइड्स किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, तो आपको पता लग गया। यहाँ पे पहला था शुगर, दूसरा था फॉस्फेट और तीसरा भाग था नाइट्रोजनस क्षार। ठीक है, फिर से बता रहे हैं, शर्करा, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस क्षार मिला के, ये तीनों मिला के एक न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इसमें से पहले की इसमें से अगर हम शर्करा के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है शुगर, शर्करा। तो जो डीएनए तथा आरएनए में जो शर्करा पाई जाती है उसका नाम है पेंटोस शुगर। पेंट का मतलब होता है 5, यानी कि ऐसी शुगर, ऐसी शर्करा जिसमें कितने कार्बन होंगे, 5 कार्बन। इसका जनरल फार्मूला हो जाएगा C5H10 और O5। ठीक है, C5H10O5 जो डीएनए तथा आरएनए में पाई जाती शर्करा, उसका जनरल फार्मूला है। अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक रूप से डीएनए की शर्करा की, तो इसमें जो शर्करा पाई जाती है उसका नाम होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज शुगर, इसका फार्मूला हो जाएगा C5H10O4। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे जो डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा का फार्मूला C5H10O4 होता है, लेकिन अगर न्यूक्लिक अम्ल के ओवरऑल बात करते हैं न्यूक्लिक अम्ल के फार्मूले की, तो यहाँ पे C5H10O5 की बात की जाती है। ये दोस्तों देखिए, यहाँ पे डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा का डायग्राम बनाया गया। यहाँ पे एक ऑक्सीजन का परमाणु है, उसके बाद यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन। इस तरीके से अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5, कुल 5 जो है कि कार्बन उपस्थित हैं इस रिंग में। यहाँ पे देखिए एक पहला कार्बन है, अगर हमें नंबरिंग करना है तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 और 5। ये 5th कार्बन है, ये 4th है, ये 3rd है, ये 2nd है, ये 1st है। ठीक है, यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। दोस्तों ये तो बात हो गई डीएनए में पाई जाने वाली शुगर की, लेकिन अगर हम बात करते हैं आरएनए में जो शर्करा पाई जाती है उसका नाम होता है राइबोज शुगर। ठीक है, राइबोज शुगर, इसका फार्मूला हो जाएगा C5H10O5। डीएनए में फार्मूला याद रखिएगा, डीएनए का जो फार्मूला था C5H10O4 था। यहाँ पे जो आरएनए की शुगर का फार्मूला है वो है C5H10 और O5। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं राइबोज शुगर।
अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये इसका रिंग है, इसमें बदला क्या है, बस थोड़ा सा बदला है चीज़ यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे का सब कुछ सेम है, लेकिन जो दूसरे नंबर पे जो कार्बन है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है हाइड्रोजन और यहाँ पे है एल्कोहल ग्रुप। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो दूसरे स्थान पे जो कार्बन है इसका जो एल्कोहल ग्रुप है यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन आता है। डीएनए में सब कुछ सेम होता है, बस यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये डीएनए वाले शुगर में नहीं होता है और आरएनए वाले शुगर में ये प्रेजेंट होता है। जब यही एक ऑक्सीजन बढ़ जाता है तो जो आरएनए में पाई जाने वाली शुगर का फार्मूला ये हो जाता है C5H10O5। और यहीं पे ये वाला ऑक्सीजन जब नहीं था तब हमने क्या किया था, उसका फार्मूला C5H10O4 था। जो डीएनए में पाया जा रहा था उसकी शुगर की बात कर रहे हैं, उसका जो फार्मूला हो गया था C5H10O4, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन दूसरे नंबर का जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से डिलीट हो जाता है। इसीलिए तो देखिए यहाँ पे इसका नाम है राइबोस शुगर, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम इसी ऑक्सीजन को यहाँ से डिलीट कर दें तो हमने क्या किया है, तब डिलीट का जो डी है उसको लगा देंगे तो ये हो जाएगा डी ऑक्सी राइबोस शुगर। ठीक है, तो जो डी आया है वो डिलीट से आया है। जो ऑक्सीजन डिलीट हो जाता है दूसरे कार्बन से और डीएनए में, तब डीएनए वाले शुगर में, तो इसका नाम पड़ जाता है डी ऑक्सी राइबोस। और जो आरएनए में मिलता है उसको बोलते हैं राइबोस शुगर। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों न्यूक्लियोटाइड के दूसरे घटक की, जिसका नाम है फॉस्फेट। जो फॉस्फेट होता है वो होता है ऑर्थोफॉस्फेट। ऑर्थोफॉस्फेट फार्मूला होता है H3PO4। ठीक है, याद रखिएगा, ये डीएनए और आरएनए में समान होता है। ठीक है, लेकिन जो शर्करा था वो डीएनए और आरएनए में थोड़ा सा असमान था, थोड़ा सा परिवर्तन था। डीएनए में दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन नहीं था और आरएनए में दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन उपस्थित है, बस याद रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों जो फॉस्फेट मिल रहा है ये मिल रहा है ऑर्थोफॉस्फेट। फार्मूला हो गया H3PO4। इसका स्ट्रक्चर ये है P डबल बॉन्ड O, OH, OH और OH, याद रखिएगा इसको। ठीक है, अब दोस्तों अगर बात करते हैं नाइट्रोजनीय क्षार की, जैसे हमने इससे पहले दो घटक के बारे में पढ़ लिया। पहला था आपका शर्करा, हमने उसके बारे में जाना, उसके फार्मूला के बारे में। दूसरा है नाइट्रोजनीय क्षार यानी कि नाइट्रोजनस बेस। अब ये दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है प्यूरीन, दूसरा होता है पिरिमिडीन। ठीक है, नाइट्रोजनीय क्षार जो पाए जाते हैं न्यूक्लिक अम्ल में ये दो प्रकार के होते हैं, पहला हो गया प्यूरीन और दूसरा हो गया पिरिमिडीन। अब प्यूरीन भी दो प्रकार के, एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन को हम लोग दर्शाते हैं ए से, ग्वानिन को दर्शाते हैं जी से। ठीक है, और पिरिमिडीन तीन प्रकार के होते हैं, पहला होता है थाइमिन, टी से दर्शाते हैं कैपिटल लेटर में, साइटोसिन को सी से दर्शाते हैं और यूरासिल को यू से। तो याद रखिएगा, जो डीएनए और आरएनए में नाइट्रोजनीय क्षार पाए जाते हैं वो दो प्रकार के, पहला हो गया प्यूरीन। प्यूरीन दो प्रकार का होता है, एडेनिन और ग्वानिन। और जो दूसरा हो गया पिरिमिडीन। पिरिमिडीन भी तीन प्रकार के, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। दोस्तों अगर आपको स्ट्रक्चर देखना है प्यूरीन रिंग का, देखिए यहाँ पे 2N+4C लिखा है, यानी कि 2 कार्बन और 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन जो है कि एक रिंग में मौजूद होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं पिरिमिडीन रिंग, इसको बोलते हैं इमिडिज़ोल्व रिंग। ठीक है, याद रखिएगा, जो प्यूरीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ध्यान से देख लीजिए। ये हो गया आपका प्यूरीन, ये हो गया पिरिमिडीन रिंग और ये हो गया इमिडिज़ोल्व रिंग। ये दोनों मिला के प्यूरीन का निर्माण करते हैं। अगर बात करते हैं हम पिरिमिडीन रिंग की, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो प्यूरीन है इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से बनाया गया है। यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे कार्बन है, फिर कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर कार्बन है। इस रिंग को, ये दिख रहा है, ये वाला रिंग जो दिख रहा है, इस रिंग को हम लोग बोलते हैं पिरिमिडीन रिंग, इस वाले रिंग को। और ये जो रिंग है, जो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग कहते हैं इमिडिज़ोल्व रिंग। ठीक है, और देखिए यहाँ पे दोस्तों जो पिरिमिडीन रिंग होती है ये कुछ इस प्रकार से होती है। यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे कार्बन, नाइट्रोजन और यहाँ पे कार्बन, तो इसको हम लोग बोलते हैं पिरिमिडीन रिंग। ये दोनों चीज़ यहाँ पे सेम है, बस थोड़ा सा अंतर इसमें ये है कि इसमें से एक अलग से कह सकते हैं अटैच हो गया है एक रिंग और। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पे इसका जो दोनों का स्ट्रक्चर बनाया गया है प्यूरीन का और पिरिमिडीन का, याद रखिएगा इसको आप। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि डीएनए में कौन कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं या फिर न्यूक्लिक अम्ल में कौन कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं,
तो फॉस्फेट और शर्करा जब आपस में जुड़ते हैं तो किसके द्वारा जुड़ते हैं? फास्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा। फिर से याद रखिएगा, जब फॉस्फेट और शर्करा आपस में जुड़ेंगे तो कौन से बंध द्वारा जुड़ेंगे? फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा। और उसके बाद वहीं पे दूसरी तरफ अगर जब शर्करा और नाइट्रोजनीय क्षार जुड़ेंगे आपस में, जब शर्करा और नाइट्रोजनीय क्षार जुड़ेंगे आपस में तो वो जुड़ेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, जब शुगर और नाइट्रोजन क्षार आपस में जुड़ेंगे तो कौन से बॉन्ड का निर्माण होगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का निर्माण होगा। ठीक है, इसके बाद ये आपको पता ही होगा कि जो एडेनिन होता है वो थाइमिन से जुड़ता है 2 हाइड्रोजन बंध के द्वारा। याद रखिएगा ये कि एडेनिन थाइमिन से 2 हाइड्रोजन बंध के द्वारा क्या होता है? जुड़ता है। ठीक है दोस्तों, और वहीं दूसरी तरफ जो ग्वानिन होता है वो साइटोसिन से जुड़ता है 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा। इस प्रकार से न्यूक्लिक अम्ल या फिर डीएनए में या फिर आरएनए में कुल 3 प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, पहला हो गया फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो मिल रहा था किसके किसके बीच? फास्फेट और शर्करा के बीच। दूसरा बॉन्ड हो गया ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो मिल रहा था शर्करा और नाइट्रोजनीय क्षार के बीच। और तीसरा हो गया हाइड्रोजन बंध जो 2 नाइट्रोजनीय क्षार के बीच मिलता है। अगर एडेनिन और थाइमिन है तो 2 हाइड्रोजन बंध, और अगर ग्वानिन और साइटोसिन है तो 3। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, यानी कि डीएनए में 2 सर्पिलाकार सीढ़ी नुमा संरचना होती है या फिर 2 श्रृंखला होती है। एक श्रृंखला ये वाला हो गया और एक श्रृंखला हो गई ये। ठीक है, तो डीएनए एक द्विरज्जुकी संरचना है, डबल हेलिकल कह सकते हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। डीएनए एक द्विरज्जुकी, द्वि का मतलब होता है 2, रज्जुकी का मतलब होता है 2 धागे नुमा संरचना है जब आपस में लिपटी होती है। देखिए यहाँ पे ये फॉस्फेट है, ये शुगर है, फिर ये फॉस्फेट है, फिर ये शुगर है, ये फॉस्फेट, ये शुगर, ये फॉस्फेट, ये शुगर, ये फॉस्फेट। अभी आपने पढ़ा था कि जो फॉस्फेट होता है शुगर से यानी शर्करा से कौन से बंध द्वारा जुड़ता है? तो उसका नाम था फास्फोडाइएस्टर। देखो यहाँ पे डाई क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ पे 2 बार एक शुगर से 2 फॉस्फेट्स ग्रुप जुड़ते हैं। एक देखिए यहाँ पे ये शर्करा हो गई, इससे एक यहाँ पे जुड़ा हुआ है और एक यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ इसका नाम पड़ गया, इस वाले बंध का नाम पड़ गया फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फास्फोडाइएस्टर। ठीक है, याद रखिएगा ये, अभी हमने बताया इसको। ठीक है, तो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड किसके किसके बीच? फॉस्फेट और शर्करा के बीच। अगर पूछिएगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, देखिए यहाँ पे ये शर्करा है और ये है आपका नाइट्रोजनीय क्षार, ये एडेनिन है ना। एडेनिन क्या है? एक प्यूरिन होता है, नाइट्रोजनीय क्षार होता है। तो इसके और इसके बीच जो बॉन्ड बनता है, इसके और इसके बीच जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जब शुगर यानी शर्करा और नाइट्रोजनीय क्षार के बीच जो बंध बनता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और देखिए यहाँ पे ये है एडेनिन और ये है थाइमिन। तो यहाँ पे जो है कि एडेनिन जो है थाइमिन से 2 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, आपको तीनों बॉन्ड के बारे में पता लग गया। पहला था फास्फोडाइएस्टर जो फॉस्फेट समूह और शुगर के बीच बना था, और दूसरा था ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो बना था शुगर और नाइट्रोजनीय क्षार के बीच, और तीसरा था आपका 2 हाइड्रोजन बंध जो बना था एडेनिन और थाइमिन के बीच। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये इसका स्ट्रक्चर है। ये फॉस्फेट समूह, ये पी का मतलब फॉस्फेट, पी से फॉस्फेट, एस से शुगर, पी से फॉस्फेट, एस से शुगर। इस तरीके से ये देखिए यहाँ पे एक श्रृंखला चली आ रही है नीचे ऐसे करके, और बीच में जो है कि आपके यहाँ पे देखिए ग्वानिन है, साइटोसिन है, इनके बीच 3 हाइड्रोजन बंध है। यहाँ पे साइटोसिन है, यहाँ पे ग्वानिन है, इनके बीच 3 हाइड्रोजन बंध हैं। तो इस तरीके से याद रखिएगा, यहाँ भी फॉस्फेट है, शुगर है, फॉस्फेट है, शुगर है, फॉस्फेट है, शुगर है। तो ये एक श्रृंखला हो गई, ये दूसरी श्रृंखला हो गई, ये दोनों आपस में जुड़ी होती हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो डीएनए होता है एक द्विकुंडलित होता है, 2 सर्पिलाकार रज्जुओं से जुड़ा होता है। अगर बात करते हैं आरएनए की, तो आरएनए हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड होता है, यानी कि एक रज्जुकी, इसमें एक ही धागा होता है। फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, एक ही धागा दिख रहा है यहाँ पे। ठीक, तो जो आरएनए में एक ही धागा, एक ही रज्जु, यहाँ पे फॉस्फेट है, यहाँ पे शुगर है। इस वाले बॉन्ड को हमने बोल दिया फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और यानी कि जो फॉस्फेट और इसके बीच बनता है। और दूसरा बॉन्ड था, क्या नाम था इसका? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड।
याद रखिएगा। और तीसरा था, यहाँ पे नहीं दिखेगा क्योंकि ये सिंगल स्टैंडर्ड है, यहाँ पे तीसरा हाइड्रोजन बंद था। ठीक है दोस्तों।